इंटरनेट सिर्फ आधे अधूरे सच और पूरे झूठ में डूबा हुआ है। किसी के पास गहराई से सोचने का या शांति से सुनने का वक्त ही नहीं है। हम एक ऐसा शांत कोना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नोप, नॉट योर ऑर्डिनरी पॉडकास्ट फॉर एंटरटेनमेंट। आप एक गांधीयन हैं और पिछले 35 साल से आप नक्सलाइट एरिया में काम कर रहे हैं। तो ये काम एग्जैक्टली क्या है और एक गांधीयन यहाँ क्या कर सकता है? हाँ, बहुत बढ़िया सवाल है। मैं 1988 में पहली बार बस्तर गया था और मैं ये सोच कर गया था कि नक्सल इलाके में अहिंसा की ताकत को सिद्ध करेंगे कि जिन मुद्दों को लेकर नक्सलाइट आर्म्ड स्ट्रगल कर रहे हैं उन मुद्दों पर जनता को न्याय अहिंसक तरीकों से भी दिलाया जा सकता है, गांधीवादी तरीकों से जनता को न्याय दिलाया जा सकता है। मैं ये साबित करने गया था और उसके बदले में ये साबित हुआ कि भले ही आप गांधीवादी हों, आप अहिंसक तरीके से काम करते हों, लेकिन यदि आप जनता के लिए न्याय की मांग करेंगे तो ये सिस्टम आपके ऊपर क्या व्यवहार करता है आपके साथ, वो फिर मेरी पूरी कहानी है। तो मेरा जन्म यूपी में हुआ। मैं अगर थोड़ा और पीछे जाऊं इतिहास में तो मेरे जो परदादा थे वो मुजफ्फरनगर में महर्षि दयानंद के पहले शिष्य थे यूपी में। महर्षि दयानंद जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की, मेरे परदादा उन्हें लेकर यूपी गए थे और उत्तर प्रदेश में आर्य समाज की स्थापना मेरे परदादा ने महर्षि दयानंद के इसमें की। और उसके बाद फिर मेरे ताऊ जी पंडित ब्रह्म प्रकाश शर्मा मुजफ्फरनगर में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। नेहरू हमारे घर आए, इंदिरा जी हमारे घर आई। हमारे घर में एक सोफ़ा है जिसमें 5 प्रधानमंत्री बैठ चुके हैं। चंद्रशेखर बहुत आते थे, चरण सिंह वहीं के थे, वो आते थे। लाल बहादुर शास्त्री 2 साल हमारे घर में रहे। वो मुजफ्फरनगर गांधी आश्रम में काम करते थे और हमारे घर में रहते थे। उसके बाद मेरे पिताजी ने 1942 के आंदोलन में, भारत छोड़ो आंदोलन में, मुजफ्फरनगर रेलवे स्टेशन को आग लगा दी और फिर वो अंडरग्राउंड हो गए। फिर गांधी जी के साथ उनका पत्र व्यवहार हुआ और गांधी जी ने मेरे पिताजी को अपने आश्रम में बुला लिया और गांधी जी का एक कार्यक्रम था नई तालीम का। गांधी जी कहते थे कि जैसे आज़ादी आने के बाद हम पुराना झंडा नहीं चला सकते, अंग्रेज़ों का झंडा नहीं चलेगा, ऐसे अंग्रेज़ों की एजुकेशन भी नहीं चलनी चाहिए। भारत में ऐसी एजुकेशन होनी चाहिए कि हमारे पढ़े लिखे युवा शरीर से भी काम करें, वो उत्पादक श्रम करें, नहीं तो हमारे युवा सिर्फ कंज्यूमर बन जाएंगे और वो प्रोड्यूसर्स का एक्सप्लॉयटेशन करने वाले युवा बनेंगे। तो हम ये अंग्रेजी शिक्षा एक ऐसा सिस्टम बनाती है जिसमें पढ़ा लिखा सिर्फ कंज्यूमर बनता है, वो प्रोड्यूस कुछ नहीं करता है। तो हम ऐसा सिस्टम, हमें को ऐसी एजुकेशन चाहिए जो युवा पढ़ा लिखा है वो उत्पादन भी करे, उत्पादक श्रम करे, वो खेती भी करे, वो कपड़ा भी बना सके, वो मकान भी बना सके। तो गांधी की नई तालीम थी, तो हमारे पिताजी को नई तालीम के काम में डाला। तो हमारे पिताजी जाकिर हुसैन साहब वगैरह के साथ उन्होंने काम किया। फिर विनोबा भावे का एक आंदोलन था जो भूदान आंदोलन है, जिसमें विनोबा भावे ने ज़मीन भूमिपतियों से मांगकर गरीबों के बीच बांटने का एक आंदोलन शुरू किया था। और ये आंदोलन शुरू हुआ था जब तेलंगाना में नक्सलाइट से भी पहले वहाँ सशस्त्र संघर्ष शुरू हुआ किसानों और जमींदारों के बीच में। तब नेहरू के आग्रह पर विनोबा वहाँ गए और वहाँ विनोबा से वहाँ के दलित परिवारों ने मिलकर कहा कि अगर आप हमें ज़मीन दिलवा दें तो हम किसी तरह की हिंसक आंदोलन में शामिल नहीं होंगे। तो विनोबा ने सोचा कि पहले तो सोचा मैं नेहरू से कह के दिलवा दूं, फिर उन्होंने सोचा कि मैं जनता से बात करता हूं और शाम की प्रार्थना सभा में
विनोबा ने पूछा कि क्या ये जो हमारे भाई हैं गांव के, हम कहते हैं कि धरती माता है, लेकिन इन भाइयों को तो माता पर ही अधिकार नहीं है, तो क्या गांव के लोग धरती माता में इनको हिस्सा देंगे? तो गांव में एक सज्जन खड़े हुए वहां, उन्होंने कहा, रामचंद्र रेड्डी उनका नाम था, उन्होंने कहा मैं 100 एकड़ देता हूँ जमीन। तो विनोबा सोच में पड़ गए कि जमीन के लिए तो भाई भाई का कत्ल कर देता है, ये क्या हो गया कि कोई जमीन दे रहा है, वो भी गांव के दूसरे गरीबों के लिए। और विनोबा ने कहा कि मुझे लगा कि ये ईश्वर का कोई संकेत है और अब मैं यही काम करूंगा। और विनोबा वहां से पैदल पैदल निकल पड़े और उन्होंने पूरे देश में 12 साल तक पदयात्रा की। 80,000 किलोमीटर वो चले और उन्हें 45 लाख एकड़ जमीन दान में मिली। तो हमारे पिताजी फिर भूदान आंदोलन में जुड़ गए थे विनोबा भावे के साथ, और देश के बहुत सारे नौजवान, लाखों नौजवानों ने अपनी नौकरियां छोड़ दी, कॉलेज छोड़ दी, यूनिवर्सिटीज छोड़ दी और सब इस भूदान आंदोलन में जुड़ गए। इसको सर्वोदय आंदोलन भी कहा जाता है। तो हमारे पिताजी भी उसमें जुड़ गए। और विनोबा से लोग कहते थे कि आप क्यों पैदल घूम रहे हैं, आप नेहरू से कहकर कानून बनवा दीजिए, सरकार बड़े जमींदारों की ज़मीनें ले लेगी और बांट देगी गरीबों में। तो विनोबा कहते थे कि अगर खेत में ट्रैक्टर ले जाना हो तो पहले मेड़ काट के रास्ता बनाना पड़ता है, फिर ट्रैक्टर आता है। तो मैं रास्ता बना रहा हूं और पीछे पीछे सरकार आएगी। तो वही हुआ। फिर सीलिंग एक्ट आया, लैंड सीलिंग एक्ट आया, फिर बड़े किसान जो लोग थे, जमींदार थे, उनकी ज़मीनें लेकर के सरकार ने बांटने का काम शुरू किया। तो यूपी में हेमवती नंदन बहुगुणा थे और उन्होंने फिर हमारे पिताजी को बुला करके उनको कैबिनेट मिनिस्टर रैंक दिया और उनको जिम्मेदारी दी कि आप ये सीलिंग की ज़मीन लैंडलेस लोगों में बांटिए। तो हमारे पिताजी के देख रेख में 20 लाख एकड़ ज़मीन यूपी में लैंडलेस लोगों को बांटी गई। और उसके बाद जब ये काम समाप्त करके हमारे पिताजी गए तो हमारे पिताजी खुद भूमिहीन थे। हमारे पिताजी ने जीवन भर समाज सेवा की और उनके पास मरते दम तक कोई ज़मीन, कोई मकान, कुछ नहीं था। तो उनसे हमने इंस्पिरेशन ली। और पिताजी बताते थे कि गांधी जी ने कहा था कि नौजवानों को गांव में जाके काम करना चाहिए, वरना ये लोकतंत्र गुंडों का लोकतंत्र बन जाएगा। तो मैंने और मेरी वाइफ ने अपनी शादी के 20 दिन बाद डिसाइड किया कि हम लोग गांव में काम करेंगे और हम चले गए दिल्ली छोड़कर छत्तीसगढ़, बस्तर, दंतेवाड़ा जो जगह है, वहाँ एक गांव में जा कर के हमने पहले पेड़ के नीचे और फिर आदिवासियों के साथ मिलकर के वहाँ झोपड़ी बनाई गई। फिर धीरे धीरे एक आश्रम विकसित हुआ और वहाँ हमने रहना शुरू किया। तो शुरू में तो हम वहाँ बच्चों को नहलाना, फिर उनको पढ़ाना, फिर उनके साथ खेलना कूदना, फिर वॉलीबॉल लेके गए, फिर आदिवासी नौजवानों को इकट्ठा करके उनके साथ वॉलीबॉल खेलना, फिर महिलाओं के बीच जाके घर घर जाके उनसे मिलना, उनकी समस्याएं सुनना। शुरू में भाषा नहीं आती थी, फिर भाषा सीखी। अभी तो मैं बस्तर की जो गोंडी भाषा है वो फर्राटे से बोलता हूँ। फिर हम लोगों ने देखा कि हर घर में बीमार हैं लोग, मलेरिया बहुत है, पेट के रोग हैं, डायरिया, डिसेंट्री वगैरह है, स्किन डिजीज़ेस बहुत हैं। तो फिर हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल गए तो उन्होंने कहा कि भाई वर्कर को तो भेजो, तो जाता नहीं है गांव में काम करने के लिए, आपको समाज सेवा करनी है तो लीजिए, हम आपको दवाई सिखा देते हैं। तो उन्होंने मुझे मलेरिया स्लाइड बनाना सिखा दिया और स्लाइड दे दी और दवाएं दे दी कि ये ले जाइए और बांटिए। तो वो लेकर के हम आए और मेरी वाइफ का जो वैनिटी बैग था, मेकअप बॉक्स, वो खाली करके हमने उसको दवाइयों से भरा और उसी को लेके हम घर घर घूमते थे। और इस तरीके से हमने वहाँ हेल्थ पर काम शुरू किया। फिर धीरे धीरे उनको एंटाइटलमेंट्स बताए हमने लोगों को कि आपको सरकार की तरफ से राशन कितना मिलना चाहिए, आंगनबाड़ी में पोषण आहार कितना मिलना चाहिए, मिड डे मील मिलना चाहिए, ये सारे एंटाइटलमेंट्स बता करके फिर उनको ऑर्गेनाइज किया, उनके अराउंड उनके राइट्स क्या हैं। और फिर हमने
सरकार के साथ एडवोकेसी शुरू की कि भाई ये राइट्स यहाँ नहीं मिल रहे हैं। फिर लोगों ने खुद जा कर के ऑफिसर से मिलना, सरकारी कार्यालय में जाके कलेक्टर से मिलना, वो सब, और अपने राइट्स को प्राप्त करना वो शुरू किया। एडमिनिस्ट्रेशन बहुत खुश था, वहाँ के जो कलेक्टर वगैरह थे, एसपी थे, जज थे, सब लोग बड़े खुश होते थे कि बस्तर को तो काला पानी कहा जाता था, किसी को पनिशमेंट पोस्टिंग अगर देनी है तो बस्तर भेज दो। और वहाँ कोई दिल्ली से आकर के एडुकेटेड यूथ, यंग कपल एक गांव में रह रहा है, तो बहुत खुश थे। गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स में हमें मेंबर बनाया गया। मुझे वहाँ ऑनरेडी मजिस्ट्रेट बना दिया गया। मैं जज के साथ बैठकर डायस पे बैठ के समझौते के मुकदमे सुनता था, लोक अदालत लगाते थे हम लोग। मुझे कंज्यूमर फोरम में जज बना दिया गया, उस पर भी हम जज के साथ बैठ के मुकदमे सुनते थे। नालसा नेशनल लीगल एड सर्विसेज अथॉरिटी का हमको मेंबर बना दिया, और हमारी स्टाफ की संख्या 1000 हो गई, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बन गई, और हम लोग डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम करने लगे, और बड़ा शानदार काम हुआ। आदिवासी यूथ हमारे साथ काम कर रहे थे, तो हम लोग जैसे मदर मोर्टेलिटी रेट हम लोग बिल्कुल ज़ीरो पर ले आए। हम लोगों ने गवर्नमेंट के साथ कम्युनिटी हेल्थ पर काम किया। तो उसमें जैसे ही कोई लेडी प्रेग्नेंट होगी, हमारी गांव की कार्यकर्ता उसको नोट कर लेगी, उसकी एक्सपेक्टेड डेट नोट हो जाएगी, टैक्सी को पहले से बुक कर लिया जाएगा कि इसको ज़रूरत पड़ सकती है डिलीवरी के लिए, हॉस्पिटल ले जाने के लिए टैक्सी की। एवरी डिलीवरी वाज इंस्टीट्यूशनलाइज्ड, सब हॉस्पिटल में डिलीवरी हो रही थी। तो मदर मोर्टेलिटी ज़ीरो पर आ गई। चाइल्ड मोर्टेलिटी, इन्फेंट मोर्टेलिटी थी, जो बच्चे कुपोषण से मर जाते थे या इससे मर जाते थे, टिटनेस से, वो ज़ीरो पर ले आए हम लोग। तो बहुत अच्छा काम हुआ वहाँ पर, हेल्थ पर, एजुकेशन पर, वाटरशेड का बहुत अच्छा काम हुआ। हमारे यहाँ महिलाओं ने ज़ीरो बजट में डैम्स बनाए और पानी रोका। हम लोग रेत, सीमेंट के खाली बोरों में रेत भर के, और उसको जो बरसाती नाले होते थे उसको बंद कर देते थे, और फिर पूरी गर्मियों भर पानी भरा रहता था। और फिर उसमें सब्जी उत्पादन, जो महिलाएं लकड़ी काट के बेचती थी या महुआ की शराब बनाकर बेचती थी, उनको हमने कहा कि दूसरे आय के साधन दिए जाए, तो उन लोगों ने सब्जी उत्पादन शुरू किया। तो ये सारे काम हम लोग कर रहे थे, और सरकार के साथ बड़ा अच्छा काम चल रहा था। 1000 का स्टाफ हो गया था। बहुत सरकार हमें मदद दे रही थी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी हमारे मदद में सामने आ गई। लेकिन उसी वक्त एक पैरेलल प्रोसेस भी चल रहा था, और वो प्रोसेस था एलपीजी का प्रोसेस, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का। और इस प्रोसेस में क्या हो रहा था कि जो अमीर देशों की पूंजी है वो गरीब देशों की तरफ दौड़ रही थी, और ये दौड़ रही थी नेचुरल रिसोर्सेज पर कब्जा करने के लिए। तो बस्तर जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज से भरा हुआ है। बस्तर में एशिया का बेस्ट क्वालिटी का आयरन ओर है, 70% प्योर स्टील है उसमें। टिन वहाँ पर है, मेरा ख्याल भारत का सबसे बड़ा डिपॉजिट टिन का है। रूबी है, रेड डायमंड जिसे कहते हैं, वो बस्तर में है। तो उस सब को लेने के लिए फिर कैपिटल आ रही थी, और 2005 में छत्तीसगढ़ में बीजेपी गवर्नमेंट थी, रमन सिंह चीफ मिनिस्टर थे, और छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने कुछ 100 कंपनीज के साथ एमओयूज किए। और उसके बाद सरकार तो ये कहती है कि हम तो नक्सलाइटों को इसलिए मारते हैं क्योंकि ये लोग भारत के संविधान को नहीं मानते। तो हम सरकार से पूछते हैं कि आप मानते हो संविधान? तो संविधान ये कहता है कि आदिवासी इलाकों में 5th शेड्यूल लागू है, पेसा कानून वहाँ लागू होंगे, और पेसा प्रोविजंस के अंतर्गत ग्राम सभा की इजाज़त के बिना सरकार कोई भी ज़मीन एक्वायर नहीं कर सकती, चाहे वो फॉरेस्ट लैंड हो, चाहे वो रेवेन्यू लैंड हो, चाहे वो प्राइवेट लैंड हो, गवर्नमेंट लैंड नहीं ले सकती। लेकिन सरकार ने क्या किया? सरकार ने वहाँ 5000 यूथ को राइफलें बांट दी, और उनको कहा कि आप लोग स्पेशल पुलिस ऑफिसर हो, एसपीओ, और पहले उनको कहा तुमको 1200 रुपया ऑनरेडियम मिलेगा मंथली, फिर 1500 कर दिया,
और इनको 303 गवर्नमेंट की राइफल्स बांट दी और इनके साथ फिर पैरामिलिट्री फोर्सेस और पुलिस को जोड़ दिया और इन लोगों ने जा कर के गांव में अटैक शुरू किए गांव पर। इन लोगों ने गांव में घर जलाए आदिवासियों के और ये पूरा कॉरपोरेट के लिए वो जो कंपनियों के साथ एमओयूज हुए थे उनके लिए ज़मीनें हड़पने का अभियान था। तो और उसका नाम रखा गया सरकार के द्वारा सलवा जुडुम। उसका गोंडी में अर्थ होता है शांति अभियान। लेकिन ये क्या कर रहे थे उसमें कि सरकारी ये एसपीओज और पैरामिलिट्री फोर्सेस और पुलिस मिल करके गांव पर जाते थे, अटैक करते थे, घरों को जलाते थे, आदिवासियों की हत्याएं की गई, बच्चों की हत्याएं हुई, महिलाओं के साथ बड़े पैमाने पर बलात्कार हुए और इस तरीके से 644 गांव पर अटैक हुए। इसको ये बोलते हैं सैनिटाइज कर दिया हमने उतने गांव और 1000 गांव को उसके बाद कॉर्डन कर लिया गया चारों तरफ से सिक्योरिटी फोर्सेस ने कि ये आदिवासी बाजारों में आकर के चावल ना खरीद सकें, भूख से मर जाएं। और इन 1000 गांव के अंदर जितने भी गवर्नमेंट के फूड रिलेटेड प्रोग्राम्स थे, चाहे वो मिड डे मील था, चाहे वो राशन शॉप थी, चाहे वो आंगनबाड़ी थी, सब बंद कर दिया। हेल्थ जो प्रोग्राम थे वो सब बंद कर दिए और 1000 गांव के करीब 3.5 लाख लोग डिस्प्लेस हुए, जिसमें से बहुत सारे आदिवासी आईडीपी बन गए, इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल। ये लोग आंध्र प्रदेश चले गए, ये लोग महाराष्ट्र चले गए, उड़ीसा चले गए और बाकी जंगलों में छिप गए। और फिर इन लोगों को मारने के लिए फिर ऑपरेशन ग्रीन हंट चलाया गया कि ये जो जंगल में छिपे हैं इनको मारा जाए। तो ये सब हमारा आरोप नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में लिखा है। ये सब जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सब वहाँ पर हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया। नंदिनी सुंदर सुप्रीम कोर्ट गई और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया कि ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है जो गवर्नमेंट कर रही है। आप ऐसे लोगों को राइफलें नहीं दे सकते और इनसे राइफलें वापस लो। जिन्होंने गांव जलाया है उन पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ एफआईआर करो। जिन लोगों के घरों को जलाया गया है उनको कंपनसेशन दो, रिहैबिलिटेशन करो उनका। लेकिन गवर्नमेंट ने एक भी ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का फॉलो नहीं किया। एक भी आदिवासी को उसके घर में नहीं बसाया, एक भी आदिवासी को कंपनसेशन नहीं दिया, एक भी एफआईआर किसी पुलिस ऑफिसर के खिलाफ नहीं लिखी। अच्छा, हम लोग वहाँ काम कर रहे थे। हम लोग तो जज के साथ जाके गांव में लीगल कैंप्स लगाते थे, लीगल क्लिनिक लगाते थे। हम लोग आदिवासियों को समझाते थे कि अगर आपके साथ अन्याय हो तो कोर्ट आओ, अपनी गरीबी को, अपनी न्याय प्राप्ति में बाधा मत बनने दो। अन्याय हो तो कोर्ट आओ, आपको नालसा की तरफ से फ्री वकील मिलेगा। ये सब हम आदिवासियों को समझा रहे थे। तो जब अत्याचार हमला हुआ आदिवासियों पर, उनके साथ अन्याय हुआ, हमने कहा जाओ कोर्ट आ जाओ, गवर्नमेंट है आपके लिए, सुप्रीम कोर्ट की संस्था है, नालसा है, आ जाओ। लेकिन सरकार ये समझती है कि कानून तो जनता के लिए बना है और सरकार का ये अधिकार है कि वो जनता की गर्दन पकड़ के कोर्ट में पेश करके जनता को सजा दिलवा दे। लेकिन अगर यही काम जनता कर ले, जनता सरकार की गर्दन पकड़ के कोर्ट में ले जाए और कहे कि सरकार ने अपराध किया है, तो सरकार फिर नाराज हो जाती है और फिर सरकार अपनी पूरी ताकत से पलट के हमला करती है। तो जब आदिवासियों को हम ले गए कोर्ट, मैंने 522 केसेस सुप्रीम कोर्ट को दे दिए, जमा कर दिए कि ये लीजिए, ये इन लोगों के घर जलाए, इन लोगों के हत्याएं हुई, इनके बलात्कार हुए। ये तो छोटा सा सर्वे करके हमने किया और संख्या तो, असलियत संख्या तो और ज़्यादा थी। तो फिर सरकार नाराज हो गई और फिर 2009 में आज जो गैर कानूनी बुलडोज़र बीजेपी की सरकारें मुसलमानों के घरों पर चलाती हैं, वो पहला बुलडोज़र का प्रयोग हमारे ऊपर हुआ था। 2009 में हमारा जो 16 एकड़ में गांधीयन आश्रम था, जिसमें हॉस्पिटल, लाइब्रेरी, ट्रेनिंग हॉल्स, डॉर्मेट्रीज, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर था, ऑफिस, रेजिडेंस, स्टाफ क्वार्टर्स, 2009 में 17 मई 2009 को
2000 सिपाहियों ने आश्रम घेर लिया, एंटी लैंड माइन टैंक और मशीन गन लगी हुई जीपें, और वो सब घेर लिया जैसे कोई युद्ध चल रहा है। और वो गांधीयन आश्रम 2009 में बुलडोजर चला दिए, 4 बुलडोजर लगा के उस 18 साल पुराना आश्रम मिट्टी में मिला दिया। न्याय मांगने के लिए। आपने न्याय क्यों मांगा? कोर्ट में न्याय क्यों मांगा? हमने कहा कोई बात नहीं, न्याय मांगना तो हमारा अधिकार ही नहीं है, हमारा फर्ज भी है, तो न्याय तो हम मांगेंगे। और फिर हम वहाँ किराए के मकान में शिफ्ट हो गए और वहाँ हमने काम शुरू किया। और ये जो बुलडोज़र चला था, ये चला था एक वहाँ गांव है सिंगारम, सुकमा ज़िले में। सिंगारम में 8 जनवरी 2009 को 19 आदिवासियों की हत्या की थी पुलिस ने। उसमें 4 लड़कियां थी, उनके साथ गैंग रेप करके उनको मार के पेट फाड़ दिया और फिर पुरुषों को लाइन में खड़ा करके गोली से उड़ा दिया। वो केस लेके हम हाई कोर्ट गए थे और उस केस को उठाने के बाद ये हमारे ऊपर बुलडोज़र चलाया गया। फिर जब हम किराए के मकान में थे, फिर एक गोमपाड़ नाम का गांव है, गोमपाड़ गांव में जाके पुलिस ने 2 साल के बच्चे का हाथ काट दिया, उसकी उंगलियां काट दी। माँ की गोद में था, उसकी माँ के सिर में चाकू मार दिया, उसकी 8 साल की मौसी का गला काट दिया, नानी के ब्रेस्ट काट दिए, नाना का पेट फाड़ दिया। ऐसे 16 आदिवासियों का हत्या की। उसमें सीआरपीएफ भी थी, पुलिस भी थी और ये एसपीओज भी थे। वो उन परिवारों के सदस्यों को, सर्वाइवर्स को लेकर के हम, जो लोग मारे गए थे उनके परिवारों को लेकर हम सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट में हमने रिट पिटीशन फाइल करी 2009 में। और 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले में 13 साल बाद जजमेंट दिया और कहा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ और मेरे ऊपर 5 लाख फाइन लगा दिया। हमने कहा अरे आपने जांच नहीं कराई कि किसने मारा है? लोग तो मरे हैं, भारत के नागरिक मरे हैं, किसने मारा है? जांच तो कराओ। और बिना जांच कराए आपने कहा कि हम दोषी हैं। और जुर्माना किस बात का? कि न्याय क्यों मांगा? तो न्याय तो हम मांगेंगे, या तो आप सुप्रीम कोर्ट को ताला लगा दो, कोई नहीं आएगा न्याय मांगने। और मैंने कहा कि मैं ये 5 लाख रुपए नहीं दूंगा, आप मुझे जेल में डाल दीजिए। और मैंने नहीं दिए और मैं तैयार हूँ, अभी भी कभी भी जेल में तो डाला जाएगा मुझे, तो वो मैंने अन्याय सहन नहीं किया। लेकिन ये जो फैसला है, ये फैसला बहुत ही खतरनाक फैसला है, क्योंकि इस फैसले में ये लिखा है कि हिमांशु कुमार और इनके जैसे दूसरे लोग जो सरकार की सुरक्षा बलों के खिलाफ कोर्ट में आते हैं, इन सब के खिलाफ एफआईआर दर्ज करो, इनकी जांच करो और इनके विरुद्ध कार्रवाई करो। हमारे संविधान में जो पहला अधिकार है किसी भी नागरिक का, वो है राइट टू लाइफ, जिंदा रहने का हक। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले से एक भारतीय नागरिक के जिंदा होने के अधिकार को खत्म कर दिया है। अब अगर एक भारतीय नागरिक को सरकारी सुरक्षा बल गोली से उड़ाते हैं, अडानी अंबानी के लिए, आदिवासी को मार देते हैं, और कोई सुप्रीम कोर्ट जाएगा कि साहब मेरी राइट टू लाइफ का क्या होगा, तो सुप्रीम कोर्ट उल्टा उसी के ऊपर एफआईआर कर देगा। अब पूंजीपति के लिए नागरिक की हत्या की जा सकती है, ये सुप्रीम कोर्ट ने स्टैब्लिश कर दिया है इस जजमेंट से। और मेरे उस जजमेंट के बाद तुषार मेहता, सुप्रीम कोर्ट में जो एडवोकेट जनरल है, वो 2 और मामलों में इस मेरे केस को मेंशन कर चुके हैं, जिसमें एरस्मेट्टा कांड है, जिसमें 9 आदिवासियों की हत्या की गई, जिसमें एक और सुकमा का केस है जिसमें 15 आदिवासियों की हत्या की गई, कि साहब इन लोग एप्लीकेंट्स के ऊपर वैसा ही जुर्माना लगाइए जैसे आपने हिमांशु कुमार के ऊपर लगाया था। तो अब ये प्रेसिडेंस बन गया है सुप्रीम कोर्ट में कि अब अगर आप आदिवासियों का या दलितों का राइट टू लाइफ का मामला लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने मार दिया इन लोगों को, तो सुप्रीम कोर्ट आपके ऊपर जुर्माना लगा देगा,
राइट टू लाइफ खत्म हो गया। तो ये बहुत एक डेंजरस चीज हुई है। तो हम लोग वहां पर ये लड़ रहे थे। मेरे अ, जब आश्रम पर बुलडोजर चलाया उसके बाद फिर मेरी हत्या की कोशिश की गई, 5 बार हत्या की कोशिश हुई, और आखिर में जिस दिन मुझे मारा जाना था फाइनली, वहाँ से मैं निकला, और उसके बाद मुझे वहाँ पर्सोना नॉन ग्राटा डिक्लेयर किया कि ये अब तड़ी पार नहीं आ सकते। मैं 10 साल छत्तीसगढ़ नहीं जा पाया। मेरे निकलते ही फिर मेरी एक स्टूडेंट थी, है अभी, और वो गवर्नमेंट टीचर बन गई। उनका नाम है सोनी सोरी। वो और फिर उनके भतीजा है लिंगा कड़ोपी, जो बस्तर के पहले आदिवासी पत्रकार हैं। इन लोगों ने ह्यूमन राइट्स के इश्यूज उठाने की कोशिश की। तो लिंगा कड़ोपी को एसपी के घर में ले जाकर नंगा करके डंडा सरसों के तेल और मिर्च पाउडर में डुबाकर उनके एनस में घुसा दिया। उनकी इंटेस्टाइन फट गई। इसी हालत में उनको जेल में डाल दिया। फिर सोनी सोरी दिल्ली आ गई थी। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने पिटीशन डाल दी अपने गिरफ्तारी के खिलाफ। लेकिन दिल्ली आई पुलिस, छत्तीसगढ़ पुलिस, और सोनी सोरी को पकड़ के ले गए छत्तीसगढ़, और दंतेवाड़ा थाने में ले जा करके एसपी ने अपने सामने सोनी सोरी को नंगा करवाया, निवस्त्र किया उनको, बिजली के झटके दिए उनको, और उसके बाद उनके प्राइवेट पार्ट्स में पत्थर भर दिए। और उसके बाद उसी हालत में वो करीब बेहोश थी, और उसी हालत में उनको जीप में डालकर पहले हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल ने रिपोर्ट दी। रिपोर्ट में है ब्लैकनिंग ऑफ प्लांटर बोथ लिखा हुआ है। और उसके बाद उनको कोर्ट में मजिस्ट्रेट ने देखा भी नहीं और उनको जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया। हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि इनकी मेडिकल एग्जामिनेशन हो छत्तीसगढ़ से बाहर। तो कोलकाता में उनका मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ और उनकी वेजाइना और रेक्टम से स्टोन्स निकले। वो स्टोन सुप्रीम कोर्ट की टेबल पर रख दिए गए। एक सामान्य जो भारत का सीआरपीसी था उसमें ये था कि भाई अगर कोई क्राइम हुआ है और वो व्यक्ति गया पुलिस के पास, और पुलिस ने अगर पुलिस एफआईआर लिखेगी, आरोपी को अरेस्ट करेगी, उसकी मुलाइजा होगा। सोनी गई और सोनी ने कहा कि, और अगर पुलिस एफआईआर ना लिखे तो व्यक्ति कोर्ट में जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट गई सोनी सोरी और उसने कहा एफआईआर लिखो, जांच करो, मेरे साथ ये हुआ है। मेडिकल एग्जामिनेशन में सबूत मिल गए। उसके बावजूद 13 साल तक सुप्रीम कोर्ट उस केस पर बैठा रहा, और 13 साल बाद सन 22 में सुप्रीम कोर्ट ने बिना कोई रीजन दिए सोनी सोरी की पिटीशन डिसमिस कर दी। कोई जस्टिस नहीं। एक आजादी के बाद का सबसे ब्रूटल कस्टोडियल टॉर्चर सोनी सोरी के साथ हुआ है कि किसी महिला के प्राइवेट पार्ट्स में एसपी ने पत्थर भरवा दिए हों। उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस नहीं दिया, कोई फैसला ही नहीं दिया, और पिटीशन डिसमिस कर दी। तो मैं जो ये सिद्ध करने गया था छत्तीसगढ़ कि अगर आप गांधीवादी तरीके से लोगों को न्याय दिलाने की कोशिश करेंगे तो न्याय मिल सकता है, और नक्सलियों का बंदूक उठाना गलत है। नक्सलियों को बंदूक नहीं उठानी चाहिए, उनको आर्म्ड स्ट्रगल नहीं करना चाहिए, नॉन वायलेंट तरीके से भी आप न्याय दिला सकते हैं। मैं जो ये साबित करने गया था, मुझे स्टेट ने फेल किया, सरकार ने गलत साबित कर दिया। मैंने सुप्रीम कोर्ट को एक लेटर लिखा था। ये जो सिंगारम में जब 19 लोगों को मारा गया और हम उनको लेकर कोर्ट जा रहे थे, तो वहाँ एक नक्सल स्क्वाड आया। उसकी स्क्वाड लीडर एक लेडी थी। उसने कहा कि आप गांधीवादी हो, आप इन्हें कोर्ट लेके जा रहे हो, आपका बहुत विश्वास है कोर्ट में और सरकार में, ले जाओ, मैं आपको नहीं रोकूंगी। लेकिन मैं आपको एक चुनौती देती हूं, अगर आप इन्हें न्याय दिला दोगे तो मैं बंदूक रख दूंगी, चरखा उठा लूंगी, चरखा चलाऊंगी, बंदूक नहीं चलाऊंगी। दिला दो न्याय, चुनौती है आपको। और उस पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने
2023 में उठा के फेंक दिया। कोई जजमेंट नहीं। मैंने लिखा था कि आपने मुझे नहीं गलत साबित करा, आपने उस नक्सलवादी को सही साबित कर दिया कि ये सिस्टम गरीब को न्याय दे ही नहीं सकता। ये पूरा सिस्टम अन्याय को पैदा कर रहा है, अन्याय को आगे बढ़ा रहा है। ये सिस्टम आदिवासियों के खिलाफ है, गरीबों के खिलाफ है, पर्यावरण के खिलाफ है, न्याय के खिलाफ है। अगर आप पर्यावरण के लिए आवाज उठाओगे, अगर आप आदिवासी के लिए आवाज उठाओगे, दलित के लिए आवाज उठाओगे, ये सिस्टम अपनी पूरी ताकत से आप पर अटैक करेगा। आप न्याय नहीं दिला सकते इस सिस्टम में। ये सर इस सिस्टम ने साबित किया है मेरे वाले मामले में। तो उसके बाद फिर मैं यूएन तक गया। मैं यूएन में गया। यूएन से वहाँ के जो चेयर हैं, इंडिजिनस कमीशन फॉर इंडिजिनस पीपल है, उसके जो वाइस चेयर हैं नेपाल के फूलमन चौधरी, वो आए इंडिया। उन्होंने बस्तर का दौरा किया और हमारे जो इल्ज़ाम थे वो सही पाए। उन्होंने रिपोर्ट भी दी। छत्तीसगढ़ के बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र संघ माओवादियों से मिला हुआ है। ये स्टेटमेंट है उसका कि इन लोगों के संबंध माओवादियों से है, यानी यूनाइटेड नेशंस माओवादियों से मिला हुआ है। इंटरनेशनल रेड क्रॉस जो सारी दुनिया की जेलों में जा सकता है, उसको छत्तीसगढ़ की जेलों में परमिशन नहीं है विजिट करने की। सोनी सोरी को जब जेल में ले जाया गया तो सोनी सोरी बहुत उस समय रो रही थी कि मेरे साथ ऐसा हुआ है। वो उन्होंने मुझे बताया, लिखा, फिर लेटर्स लिखे सोनी सोरी ने जेल से, जो हमने सुप्रीम कोर्ट को सौंप दिए, कि उनको एक लड़की मिली जेल में। उसमें कहा आप क्यों रो रही हैं? तो उन्होंने बताया कि मेरे साथ ऐसा टॉर्चर हुआ है और मैं आत्महत्या करना चाहती हूँ। तो उस लड़की, आदिवासी लड़की ने कहा कि हम तो बिना पढ़े लिखे हैं, हम तो लड़ नहीं पाए, आप तो पढ़ी लिखी हो, आप लड़ो। और उसने कहा कि आपसे के साथ तो कुछ भी नहीं हुआ है, आपसे ज़्यादा बुरे टॉर्चर हुए हैं यहाँ औरतों के साथ। और उस लेडी ने अपना ब्लाउज खोल के दिखाया, उसके निप्पल काट दिए थे पुलिस वालों ने रेप करते समय। और उसने कहा कि यहाँ आप जेल में देखो लड़कियों को, उनकी शरीर पर इलेक्ट्रोक्यूशन मार्क्स हैं, बिजली से जलाने के निशान हैं। और सोनी ने देखा ऐसी लड़कियों को। फिर सोनी ने मुझे लेटर लिखे और मैंने सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर लिखा कि छत्तीसगढ़ की जेलों में इस तरह की आदिवासी लड़कियां बंद हैं और सरकार से मैं मांग करता हूं कि वो एक जांच दल का गठन करे जिसमें सामाजिक कार्यकर्ता, वकील, पत्रकारों को जेल में भेजे और वो जांच करे महिलाएं किस हालत में हैं। और अगर मेरा आरोप झूठा पाया जाए तो मुझे जेल में डाल दिया जाए। तो सरकार ने तो कोई ना तो मुझे जेल में डाला ना जांच करी। लेकिन मेरी उस पोस्ट पर छत्तीसगढ़ की एक महिला जेलर ने कमेंट कर दिया कि मैं बस्तर में जेलर थी और मैंने खुद ऐसी लड़कियां जेल में देखी हैं और मैं देखकर दहल गई थी। अब तो साबित हो गया कि ये आरोप सही है, क्योंकि सिस्टम में बैठा हुआ कोई अधिकारी एक्सेप्ट कर रहा है कि हाँ उसने ये लड़कियां, ऐसी लड़कियां देखी हैं, ये टॉर्चर देखा है। उस लेडी जेलर को सस्पेंड कर दिया बीजेपी गवर्नमेंट ने, उस पर नक्सली चार्ज लगा दिए। खैर अभी वो वापस जॉब में आ गई हैं, अभी वो हैं जॉब में। तो इस तरीके से वहाँ ये जो टॉर्चर हुआ, तो छत्तीसगढ़ की जेलों में रेड क्रॉस को माओवादी कहा गया, संयुक्त राष्ट्र संघ को माओवादी कहा गया। इसके अलावा वहाँ एक बार 3 गांव जलाए गए 2011 में। और स्वामी अग्निवेश जो सोशल एक्टिविस्ट थे, वो जब वहाँ पर गए जांच करने, तो स्वामी अग्निवेश के ऊपर अटैक हुआ, मीडिया पर अटैक हुआ और ये अटैक पुलिस वालों ने किया। जब स्वामी अग्निवेश ने जाकर सुप्रीम कोर्ट में इस बात की शिकायत की तो सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की टीम को भेजा जांच करने। सीबीआई गई 2011 में जांच करने। पुलिस ने सीबीआई पर अटैक किया। सीबीआई की टीम ने खुद को गवर्नमेंट गेस्ट हाउस में बंद कर लिया, सोफा लगा दिया दरवाजे पर और बाहर से पुलिस वाले गन बट से दरवाजा तोड़ने की कोशिश करने लगे। तो सेंटर से फिर सीआरपीएफ को फोन गया कि सीबीआई टीम को रेस्क्यू करो। सीआरपीएफ की टीम
सीबीआई टीम को रेस्क्यू करके अपने बैरक्स में ले गई, तो पुलिस वालों ने, ये जो एसपीओस थे, स्पेशल पुलिस ऑफिसर, इन्होंने फिर सीआरपीएफ बैरक पर अटैक किया, बॉम्ब फेंके उनके ऊपर, फिर सीआरपीएफ ने इनके ऊपर बॉम्ब फेंके। तो उस दिन दोरनापाल की सड़कों पर सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच में गोलियां और बम चले। तो छत्तीसगढ़ में जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, वो माइनिंग जो कॉरपोरेट्स हैं, उनके प्राइवेट आर्मी की तरह काम कर रही है, बिहेव कर रही है। कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, कोई लॉ नहीं, कोई जनता का हित नहीं। वहां सीबीआई को भी नक्सल मान करके, और ये मेरा आरोप नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई का एफिडेविट है 13 पेज का। वो एफिडेविट हमारे पास मौजूद है, पब्लिक डोमेन में है, हमने उसी वक्त डाल दिया था कि हमें छत्तीसगढ़ में पुलिस से बचाओ। तो सीबीआई पर अभी अटैक किया, तो छत्तीसगढ़ में सोशल एक्ट, चाहे वो गांधीयन एक्टिविस्ट हो, उसको भी सरकार माओवादी कहेगी। चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में का जो जजमेंट आया नंदिनी सुंदर के केस में, जिसमें सलवा जुलूम को गैर कानूनी कहा गया, गैर संवैधानिक कहा गया, तो छत्तीसगढ़ के होम मिनिस्टर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जज भी नक्सलियों से मिला हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट को भी वो माओवादी कह देंगे, वो इंटरनेशनल रेड क्रॉस को माओवादी कह देंगे। एमएसएफ को बैन कर दिया, डॉक्टर विदाउट बॉर्डर को, कि ये भी नक्सलियों के सपोर्ट करते हैं। सीबीआई के ऊपर भी अटैक करेंगे। तो वहां अगर आप कॉरपोरेट के अगेंस्ट, उनके इंटरेस्ट के अगेंस्ट कुछ भी करेंगे, तो आपको माओवादी कहा जाएगा। और कुछ समय पहले सूरजकुंड सम्मेलन में, होम मिनिस्टर्स के सम्मेलन में, नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2 तरह के नक्सलाइट हैं, एक बंदूक वाले और एक पेन वाले। यानी देश में जितने भी इंटेलेक्चुअल्स हैं जो लिखते पढ़ते हैं, वो सब नक्सलवादी हैं। और हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, उन्होंने कहा हमारी अगली लड़ाई सिविल सोसाइटी के साथ होगी, हमारा अगला दुश्मन ये है। तो इस देश में ये जो सरकार कहती है कि साहब हमारी तो लड़ाई नक्सलवादियों के साथ है क्योंकि उन्होंने बंदूक उठाई है, ये बिल्कुल झूठा नैरेटिव है। सरकार की लड़ाई पूंजीपतियों के लिए है, और चाहे कोई कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से, नॉन वायलेंट तरीके से, लीगल तरीके से भी अगर कॉरपोरेट इंटरेस्ट के अगेंस्ट, कैपिटलिस्ट के अगेंस्ट बीच में आएगा, तो सरकार ब्रूटल होकर उस पर अटैक करेगी। ये है भारत की सच्चाई। अभी आपका क्या प्रयास है? तो मैं देश भर में घूमता हूँ, और देश भर में मैं नौजवानों को बताने की कोशिश करता हूँ कि जो अटैक है, हमारे नौजवानों को कहा जा रहा है कि तुम्हारे दुश्मन मुसलमान हैं, ईसाई हैं, इनसे लड़ो। तो मैं नौजवानों को बता रहा हूँ कि मुसलमान तुम्हारा दुश्मन नहीं है। मुसलमान तो छात्र है, वो तो किसान है, मजदूर है, उसके ऊपर भी वही अटैक है जो तुम्हारे ऊपर अटैक है। और ये अटैक चौतरफा है। ये ऐसा नहीं है कि जो पूंजीपति है वो सिर्फ भारत के संसाधनों पर कब्जा करना चाहता है, वो खाली ज़मीनें नहीं छीन रहा है, वो जॉब्स भी छीन रहा है। पिछले 10 साल के आंकड़े उठा लिए जाएं तो हर इंडस्ट्री ने अपनी जॉब्स घटाई हैं, और जैसे जैसे जॉब्स घटाई हैं उसका प्रॉफिट बढ़ा है। तो ये जॉबलेस ग्रोथ हो रही है, और मशीनें लगाई जा रही हैं। मजदूरों से पहले 8 घंटे की शिफ्ट हुआ करती थी, आज सारे देश में ठेका प्रणाली लागू कर दी है, परमानेंट जॉब खत्म कर दी है। मजदूरों से 12-12 घंटे आम है काम, 12 घंटे की शिफ्ट कर दी गई है, 14 और 16 घंटे भी काम लिया जा रहा है उतने ही पैसे में। तो मजदूरों की संख्या घटा दी गई है। और मैं नौजवानों को यही बता रहा हूँ कि एक तरफ तो ये तुम्हारा संसाधन छीन लेंगे, तुम्हारे पास ज़मीन नहीं बचेगी, दूसरी तरफ ये तुम्हारी जॉब्स भी छीन लेंगे, और तीसरा ये काम जो कर रहे हैं कि बैंकों में जो गरीबों का पैसा रखा है उसको ये पूंजीपति लेके भाग रहे हैं। सारे बैंक धड़ाधड़ खाली हो रहे हैं, एनपीए बढ़ता जा रहा है, बैंक दिवालिया हो रहे हैं। तो तुम्हारे पास ना ज़मीन बचेगी, ना जॉब बचेगी, ना बैंक में रखा पैसा बचेगा। असली हमला तुम्हारे ऊपर ये है तुम्हारा दुश्मन।
लेकिन तुमको तुम्हारा ध्यान इस तरफ ना जाए जो तुम्हें लूटा जा रहा है, तो तुमसे कहा जाता है तुम मुसलमानों से लड़ो। तो मुसलमान तुम्हारा दुश्मन नहीं है, वो तो तुम्हारे साथ इस हमले में शामिल, उस पर तो वो तो विक्टिम है तुम्हारे साथ साथ, और वो तुम्हारा एलाई है, तुम्हारे साथ मिलकर के लड़ेगा। इस पूंजीवाद से वो मिलकर लड़ेगा, तो उसको साथ लो अपने, उससे मत लड़ो। तो ये समझाने के लिए अब मेरे पास कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कोई पार्टी नहीं है, तो मैं अपनी साइकिल उठाता हूँ और साइकिल उठा करके मैं चल पड़ता हूँ, और रास्ते भर मैं नौजवानों से मिलता हूँ, बात करता हूँ, उनकी हालत समझता भी हूँ, वो क्या सोच रहे हैं वो जानता हूँ, जानने की कोशिश करता हूँ, सीखता हूँ, और फिर बताता हूँ मेरे जो एक्सपीरियंस है। तो मैंने दिल्ली से बम्बई यात्रा की पिछले साल अक्टूबर 2 अक्टूबर से मैं चला, और वो यात्रा मैंने शुरू की थी पॉलिटिकल प्रिजनर्स के मुद्दे पर। जेल में नौजवानों को और पॉलिटिकल जो एक्टिविस्ट हैं उनको डाला है। जैसे जेल में दिल्ली में CNRC आंदोलन में हिस्सा लेने की वजह से बहुत सारे मुस्लिम नौजवानों को जेल में डाला है, जिसमें उमर खालिद हैं, खालिद सैफ़ी हैं, मीरान हैदर हैं, शर्जील इमाम हैं, गुलशिफ़ा फ़ातिमा हैं, सब हैं। फिर बॉम्बे में तलोजा जेल में एक्टिविस्टों को जेल में डाला गया था। तो मैं दिल्ली से तिहाड़ से तलोजा गया था। तलोजा में जैसे भीमा कोरेगांव का एक फर्जी मामला बना करके वहाँ 16 एक्टिविस्टों को जेल में डाला था, तो वहाँ तक गया। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में चाहे वो सुनीता पोटाम हैं, रघु मिडियामी हैं, और बहुत सारे आदिवासी एक्टिविस्टों को जेल में डाला हुआ है। झारखंड में रूपेश कुमार सिंह को पत्रकार को जेल में डाला हुआ है। कश्मीर में बहुत सारे नौजवानों को जेलों में डाला हुआ है। तो इन पॉलिटिकल प्रिजनर्स के इशू पर मैंने वो यात्रा की थी, और उसी समय मुझे चुनौती आई कि आप यूपी में यात्रा नहीं कर सकते, योगी जी आपको जेल में डाल लेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, तो अब यूपी आता हूँ मैं। और फिर मैंने यूपी की यात्रा की। तो 30 जनवरी गांधी शहादत दिवस से मैंने शुरू किया, और मैंने कुशीनगर जो महात्मा बुद्ध की समाधि है वहाँ तक, गांधी समाधि से महात्मा बुद्ध की समाधि तक, बीच में रैदास और कबीर की समाधि पर भी गए हम लोग। तो वही हुआ, योगी जी एकदम हड़बड़ा गए और पुलिस लगा दी मेरे पीछे, और एक एक दिन में 15-15 पुलिस के फ़ोन आते थे। और एक रात तो पुलिस मेरे जहाँ मैं ठहरा था गेस्ट हाउस में वहाँ घुस गई, और उस पे मेरे साइकिल के आगे अंबेडकर साहब का भी फ़ोटो था, रैदास का भी फ़ोटो था, भगत सिंह का फ़ोटो था, तो खान अब्दुल गफ्फार खान का फ़ोटो भी था। तो वो पुलिस ऑफिसर मेरे से कहने लगे कि आप हिंदू धर्म के ख़िलाफ़ यात्रा कर रहे हैं। मैंने कहा मुझे अरेस्ट कर लो। खैर फिर वो चले गए, लेकिन अभी तक मुझे फ़ोन आते हैं पुलिस के। तो यूपी की यात्रा हमने करी और बहुत अच्छी रही। फिर अभी और भी यात्राएं करेंगे, तो लोगों से मिलना जुलना। इसके अलावा मैं हिमाचल में वहाँ संभावना संस्थान में युवा सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ काम करता हूँ, उनके प्रशिक्षण करते हैं हम लोग। बुनियाद कार्यक्रम के नाम से हम लोग युवाओं के साथ बात करते हैं। तो हमारी कोशिश यही है कि भारत का जो युवा है वो अपने असली दुश्मन को पहचाने, कि उसका दुश्मन ये पूंजीवाद, सांप्रदायिकता, जातिवाद और पितृसत्ता, ये इसके दुश्मन है। इससे निकले बिना भारत का कोई भविष्य नहीं है। तो उन्हीं मुद्दों पर मैं नौजवानों से बात करने के लिए लगातार सक्रिय हूँ। तो जो छत्तीसगढ़ के आदिवासी हैं, उनके पास क्या मार्ग है आगे? देखिए, अभी लड़ाई बहुत लंबी चलनी है। अभी अमित शाह ने कहा कि हम 31 मार्च 2026 तक सारे नक्सलवादियों को मार देंगे, ख़त्म कर देंगे। ओके, एक्सेप्ट किया कि आप मार दोगे, लेकिन वहाँ आदिवासी तो बचेगा ना। और फिर जब उनके मरने के बाद, क्योंकि आप जो ये मार काट कर रहे हो, अभी वहाँ 600 लोगों को मारा गया एक साल में, जिसमें 150 औरतें हैं। तो मान लीजिए आप और लोगों को मार देंगे, 1000-2000 लोगों को और मार देंगे। उसके बाद आपका मकसद ये है कि आप बड़ी कंपनियों के लिए वहाँ की ज़मीनों पर कब्जा करेंगे। तो जब कब्जा करने जाएगी सरकार, तो क्या आदिवासी विरोध नहीं करेगा? करेगा, आंदोलन करेगा, बैठ जाएगा वहाँ जाके, धरना देगा। फिर आप क्या कह के मारोगे? क्योंकि आपका दावा है कि नक्सली तो ख़त्म हो गए, तो फिर आदिवासी को क्या कह के आप मारोगे, क्या कह के जेल में डालोगे? तो असली लड़ाई तब शुरू होगी
तब आप ये भी नहीं कह सकते कि ना नक्सलवाद खत्म नहीं हुआ, क्योंकि आप खुद कह रहे हो कि 31 मार्च तक हमने खत्म कर दिया। कर दोगे आप, कर, हम मान लेते हैं आप कर दोगे। उसके बाद फिर जनता के साथ किस बहाना से आप उनकी हत्या करेंगे? क्योंकि आदिवासियों की हत्या तो रुकने वाली नहीं है। जब तक पूंजीपतियों का लालच है और सरकार की फोर्सेस पूंजीपतियों के लालच के लिए ऑपरेट कर रही है आदिवासी इलाकों में, आदिवासियों की हत्याएं बंद नहीं होंगी। इस दुनिया में जो भी विकसित देश हैं वो सब आदिवासियों की लाशों पर खड़े हुए हैं। अमेरिका में 6 करोड़ आदिवासियों की हत्या हुई, कनाडा में हुई, दुनिया के न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, दुनिया के 65 देशों में आदिवासियों को मारा गया, कत्ल किया गया। भारत में भी वही चल रहा है। तो आदिवासियों की हत्या तो पूंजीवाद की लिए जरूरी है, वो तो करी ही जाएगी। उसके लिए बहाने क्या ढूंढे जाते हैं, कभी नक्सलवाद का नाम देकर, कभी। तो अब हमें ये देखना है कि 31 मार्च के बाद सरकार क्या बहाना बनाकर आदिवासियों की हत्याएं जारी रखेगी। तो आदिवासियों के पास तो लड़ने के सिवाय कोई रास्ता नहीं है, और वो लड़ते लड़ते ही मारे जाएंगे। हम पूरी कोशिश हमने करी कि इनको बचाया जाए, सुप्रीम कोर्ट से कहा जाए रोक दो, आदिवासियों के जेनोसाइड को रोक दो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो पूरी तरीके से पूंजीपतियों के हितों की रक्षा के लिए खुल के काम कर रहा है। वो उसको आदिवासियों की हत्याओं से कोई लेना देना नहीं है। अभी रादर 3 महीने पहले एक केस आया जिसमें 15 आदिवासियों की हत्या की गई थी सुकमा जिले में, नुलकातोंग गांव में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अभी छत्तीसगढ़ में हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस नक्सलियों के खिलाफ बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेशन चला रही हैं, इसलिए इस वक्त इस मामले की सुनवाई करने से सुरक्षा बलों के मनोबल पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा, इसलिए अभी हम इस मामले की सुनवाई नहीं करेंगे। आदिवासियों के जेनोसाइड का केस सुप्रीम कोर्ट सुनना नहीं चाहता कि सिक्योरिटी फोर्सेस के मोराल पर एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा। हद है। यानी सिक्योरिटी फोर्सेस का मोराल बूस्ट करने के लिए वो मर्डर करें, रेप करें। छत्तीसगढ़ में 2023 में 3 महीनों में 700 ह्यूमन राइट्स के केसेस डिसमिस किए हैं, और एक केस में तो जज डायस पे बैठ के बोला कि अगर रेप का केस था आदिवासी महिला से सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा, तो जज ने डायस पे बैठ के कहा कि रेप हो गया तो क्या हो गया, हमारे सिपाही भी तो मर रहे हैं। मतलब अगर सिपाही मर रहे हैं तो वो रेप करेंगे, कोर्ट उसको जस्टिफाई कर रहा है। तो आदिवासी के सामने क्या रास्ता है? वो लड़ेगा, डेमोक्रेटिकली लड़ेगा, जैसे भी उसको उसकी ताकत है वो लड़ेगा, और सरकार उसकी हत्या करेगी, और पूरा देश देख रहा है। कोई देश में इस तरह का बड़ा आंदोलन नहीं हो रहा है कि आदिवासियों को मत मारो। आदिवासियों का मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है जिसमें सरकार योजना बनाकर, सरकारी जनता के टैक्स के पैसे से बंदूकें खरीद कर इस देश के लोगों की हत्याएं करती है। देखिए, एक जुडिशियल किलिंग करनी हो, किसी को फांसी देकर मारना हो, तो उसमें 4-5 साल का प्रोसेस लगता है। पहले लोअर कोर्ट से फैसला होगा, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, फिर राष्ट्रपति के पास। हमने 1 साल में 600 आदिवासियों की हत्या कर दी, 150 औरतों का कत्ल कर दिया। कोई नहीं पूछ रहा है कि आखिर वहां ऐसी कौन सी सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल सिचुएशन है जिसमें इतनी बड़ी तादाद में आपको भारतीय औरतों की हत्या करने की जरूरत पड़ गई। बॉम्बिंग हुई है, पिछले साल वहां बॉम्बिंग हुई है कई दिन तक आदिवासियों के गांव पर। इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक कोई सरकार अपने नागरिकों के ऊपर बॉम्बिंग नहीं कर सकती, वहां शेलिंग हुई है। और सीआरपीएफ ने अपने बयान में कहा कि चूंकि यहाँ के आदिवासी नक्सलियों को चावल देते थे, इसलिए हमने ये कार्रवाई की। हमने कहा वाह, क्या बुद्धि है आपकी। बस्तर का आदिवासी साल भर के लिए खुद के लिए चावल नहीं उगा पाता है, वो नक्सलियों को चावल देगा। और इस बुद्धि के लोग वहां पर आदिवासियों के भाग्य विधाता बने हुए हैं। वो फैसला कर रहे हैं आदिवासियों के बारे में, वो उनके ऊपर बॉम्बिंग कर रहे हैं, शेलिंग कर रहे हैं, उनको खेत में अनाज नहीं काटने दे रहे हैं।
तो ये वहाँ चल रहा है। आदिवासी तो लड़ेगा अपनी ताकत से। सो थैंक यू हमारे से बात करने के लिए और हमें समझाने के लिए कि क्या चल रहा है बहुत शुक्रिया आपका छत्तीसगढ़ में। थैंक यू। मौका देने के लिए। थैंक यू।